देवरानी जेठानी के प्यार को देखकर जलने वाला ससुराल। 21 साल की आर्ची अपने घर के बाहरी आंगन में झाड़ू लगा रही है। तभी अचानक सामने वाले बड़े मकान के बाहर जेठानी देवरानी एक दूसरे के बाल पकड़कर सरेआम लड़ रही होती हैं। तू अपने काम को बहुत बड़ी 30 मार का समझती है कैरी? सुबह से सारा काम मुझे अकेले करना पड़ता है। महान नालायक औरत है तू। ओए, जुबान संभाल के बात कर मुझसे। मैं नालायक हूँ या तू? खुद का पति तो निकट्टू है, दिन भर शराब के नशे में धुत रहता है। फूटी कौड़ी कमाने की औकात नहीं है उसकी, और चलिए मुझे कुछ सिखाने। रे कलमुही, मेरे पति पर जाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू तो जलती है मेरे पति से। तू कामचोर है। तेरे बच्चे दिन भर सड़कों पर आवारा घूमते रहते हैं। मेरे बच्चे जैसे भी डोले, तुझे उससे क्या मतलब? तू अपने बच्चों को संभाल। अपने पति को समय पर 2 वक्त की सूखी रोटी तक नहीं दे पाती और दुनिया भर का ज्ञान बट रही है। तभी हवेली के अंदर से उनकी बूढ़ी सास कजरी देवी उन्हें शांत करने की कोशिश करती हैं, लेकिन दोनों बहुएं लड़ाई के जोश में उन्हें झटके से पीछे की तरफ धक्का दे देती हैं। अरे बंद करो, भगवान के लिए बंद करो। गांव ज्वार के लोग देख रहे हैं। तू तू हो रही है हमारे खानदान की। बीच में मत आओ माँ जी। आज तो मैं इसका फैसला करके रहूंगी। हाँ माँ जी, आप दूर ही रहो। आज या तो ये इस घर में रहेगी या मैं इसकी जीभ खींच लूंगी आज मैं। आर्ची ये सब अपने आंगन से देख रही है और हैरान हो जाती है। हे भगवान, कितना लड़ती हैं ये लोग आपस में। जानवर भी शर्मा जाए ऐसी हरकतें देखकर। मेरी जब भी शादी होगी, मैं भगवान से यही दुआ करूंगी कि मुझे ऐसी देवरानी या जेठानी मिले जिसे मैं सगी बहन से बढ़कर प्यार दे सकूं। आरती झाड़ू उठाकर अंदर रख देती है। कमरे में उसकी माँ जानकी और शहर से आई उसकी सगी मौसी सावित्री सोफे पर बैठी चाय पी रही हैं। क्या ही बताऊं जानकी, मेरे घर की हालत तो बद से बदतर हो चुकी है। मेरी दोनों बहुएं बिल्कुल जानवरों की तरह 24 घंटे लड़ती रहती है। मेरा तो जीना हराम हो गया है। सच में बहन, आजकल के जमाने में बहुओं को मिलाकर रखना सबसे मुश्किल काम हो गया है। अचानक सावित्री मौसी का मोबाइल बजने लगता है। सावित्री जैसे ही फोन उठाती हैं, फोन के स्पीकर से इतनी तेज चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। माँ जी, आप कहाँ हो? जल्दी घर आ जाओ। इस टाइम जेठानी ने आज फिर नया तमाशा खड़ा कर दिया है। अगर आप आधे घंटे में नहीं आए तो यहाँ कुछ भी हो जाएगा। अरे बहू, ये क्या कर रही हो तू? मैं अभी आ रही हूँ। शांत हो जा रही बहन जानकी, मैं तो घर भाग रही हूँ। मेरे घर में फिर से चिल्लम चिल्ली शुरू हो गई है दोनों देवरानी जेठानी की। राम राम बहन। सावित्री मौसी हड़बड़ाकर अपना पर्स उठाती हैं और तेजी से दरवाजे से बाहर निकल जाती हैं। आर्ची भी परेशान सी ऑफिस के लिए निकल जाती है। शाम को ऑफिस से आने में उसे काफी देर हो जाती है और दूर दूर तक कोई ऑटो नहीं मिल रहा है। आर्ची परेशान होकर बार बार अपने फोन में टाइम देख रही है। तभी हवेली का सबसे जगदीश अपनी गाड़ी लेकर वहां से गुजरता है। वो पूरी तरह शराब के नशे में धुत है। आर्ची को सड़क पर अकेला खड़ा देखकर वो मुस्कुराता है और गाड़ी रोकता है। अरे, इतनी रात को यहाँ अकेले क्यों खड़ी हो? इस रास्ते पर अब कोई साधन नहीं मिलेगा। आओ गाड़ी में बैठो, मैं सही सलामत घर छोड़ देता हूँ। नहीं भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं कोई ना कोई गाड़ी ढूंढ लूंगी, आप जाइए। अरे शर्म कैसी, जानती नहीं हो मुझे? सामने वाली हवेली का जगदीश हूँ मैं। इतनी रात को एक शरीफ लड़की का अकेले खड़े रहना ठीक नहीं है। बैठो, आगे वाली सीट पर बैठो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आजी डर के मारे और कोई रास्ता न देखकर गाड़ी की आगे वाली सीट पर बैठ जाती है। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ती है। कुछ ही दूरी पर जगदीश गाड़ी में गंदे गाने बजा देता है और गाड़ी चलाते चलाते आर्ची को गलत तरीके से छूने की कोशिश करने लगता है। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? गाड़ी रोकिए, मुझे उतरना है। प्लीज गाड़ी रोकिए। अरे चुपचाप बैठी रहो, ज्यादा नाटक मत करो। इस सुनसान रास्ते पर तुम्हारी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। वो आर्ची की एक नहीं सुनता और गाड़ी को घने और सुनसान रास्ते की तरफ ले जाता है। अचानक आर्ची के जोर जोर से चीखने और रोने की आवाजें आती हैं और इधर आर्ची के घर वाले रात भर से परेशान होते हैं। अगली सुबह आर्ची फटे हुए कपड़ों में बिखरे बालों के साथ रोती हुई अंदर कदम रखती है और दौड़कर अपनी माँ के आंचल से लिपट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान आर्ची, ये क्या हालत बना रखी है तूने? क्या हुआ मेरी बच्ची? बोल, कुछ तो बोल। किसने की ये हिम्मत? आर्ची, अपने पिता को बता, कौन था वो दरिंदा? मैं उसकी जान ले लूंगा। माँ, मैं बर्बाद हो गई। मैं कहीं की नहीं रही। सब खत्म हो गया माँ, सब खत्म हो गया। नाम बता उसका आर्ची। कौन था वो पापी? वो सामने वाली हवेली का जो सबसे
जगदीश है ना, वो सामने, वो सामने वाली हवेली का जगदीश, उसने रात को मेरे साथ। आर्ची का इतना बोलना था कि उसके पिता कुलदीप सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो अंदर कमरे में भागते हैं और अपनी पुरानी खानदानी तलवार निकाल लाते हैं। आज मैं उस नीच को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठाकुरों के खानदान का घमंड आज मैं इसी तलवार से काटूंगा। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की है उसने, आज उसका लहू बहेगा। अजी रुकिए, अकेले मत जाइए, पुलिस को फोन करिए, इस तरह कानून हाथ में मत लीजिए। आज कोई कानून नहीं, सिर्फ फैसला होगा। तो आर्ची को संभालो, मैं अभी आता हूँ। कुलदीप सिंह अपनी तलवार लेकर अकेले ही गुस्से में पैर पटकते हुए हवेली की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हवेली में जगदीश को सुबह सुबह होश आता है और उसका नशा पूरी तरह से उतर चुका है और याद आता है कि रात को उसने नशे की हालत में आर्ची के साथ क्या घिनौना काम किया है। वो डरकर भागता हुआ अंदर कमरे में जाता है। बाबूजी, माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे बचा लो वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अरे क्या हुआ है? सुबह सुबह क्या ड्रामा लगा रखा है? साफ साफ बोल। बाबूजी, रात को नशे में वो सामने रहने वाली सरदार की बेटी आर्ची, मैंने उसके साथ गलत काम कर दिया। अरे राम, ये क्या कराया तू? वैसे ही तेरी कहीं शादी नहीं हो पा रही थी, ऊपर से तूने ये कांड कर दिया। हम तो पहले ही तुझसे परेशान थे। चुप रहो तुम, चिंता मत कर बेटा, ठाकुर का खानदान है हमारा, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तू अंदर जा। तभी अचानक हवेली के दरवाजे पर जोर जोर से पीटने और कुलदीप सिंह के चिल्लाने की आवाज गूंजती है। कुलदीप सिंह हाथ में नंगी तलवार लिए हवेली के आंगन में आते हैं। बाहर निकलो सारे के सारे, बाहर निकलो ठाकुरों के खानदान के बुज़दिलों, तुम्हारे अंदर आओ, बहुत गर्मी है ना, बाहर आओ आप। आवाज सुनकर ठाकुर ठकुरानी और जगदीश के मामा बाहर आंगन में आते हैं। कुलदीप सिंह पलक झपकते ही झपट कर बड़े बेटे की गर्दन पर तलवार रख देते हैं। इस नीच ने जो कर्म मेरी बेटी के साथ किया है ना, उसके लिए मैं इसे माफ नहीं करूंगा कभी। अभी के अभी इसकी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा, नहीं तो इसे पुलिस से उल्टा लटकवा कर जेल में जिंदगी भर चक्की पिसवाऊंगा। ओए सरदार, तलवार नीचे कर। ठाकुर है हम, देख लेंगे तुझे भी और तेरी पुलिस को भी, जो करना है कर ले। अरे ठाकुर साहब, शांत रहिए, मुंह बंद रखिए अपना। सरदार जी, गुस्सा थूकिए, ठंडे दिमाग से काम लीजिए। अगर ये मामला पुलिस में गया और ये रेप केस में अंदर गया ना, तो तुम्हारी बच्ची की भी बदनामी होगी। दिमाग से काम लो। मुझे कोई समझौता नहीं चाहिए, इस नीच को तो मैं जेल की चक्की पिसवा कर ही दम लूंगा। अरे सरदार जी, जेल भेजने से आपकी बेटी की इज्जत वापस नहीं आएगी, दुनिया उस पर उंगली उठाएगी। एक काम करो, समझौता कर लो। हम अपने जगदीश की शादी आपकी बेटी आर्ची से करवा देते हैं, वो इस हवेली की बड़ी बहू बनेगी। अरे क्या बक रहे हो फालतू की बात मामा, मैं उस मामूली लड़की से शादी करूंगा क्या? कभी नहीं। अरे हाँ, हमारे खानदान में ऐसी बिना दहेज वाली बहू आएगी क्या? अगर ऐसी ही बहू चाहिए होती तो पुरानी वाली क्या बुरी थी? अरे चुप रहो तुम, अपने सारे गड़े मुर्दे आज ही उखाड़ोगी क्या? सरदार जी, आप अपनी बेटी का भविष्य सोचिए, शादी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसी गहमा गहमी और शोर शराबे के बीच इस हवेली की दोनों छोटी बहुएं रागिनी और मोहिनी भी अपने कमरों से बाहर आंगन में निकल आती हैं। बाबूजी, ये सब क्या हो रहा है? इतना हल्ला गुल्ला क्यों मच रहा है घर के अंदर? ये सरदार जी तलवार लेकर क्यों खड़े हैं? कुछ नहीं हुआ है, तुम दोनों अंदर जाओ, तुम्हारे मतलब की कोई बात नहीं है यहाँ, अंदर भागो। बहुओं को डांट कर अंदर भगा दिया जाता है, लेकिन खिड़की के पीछे खड़े होकर रागिनी और मोहिनी को पूरी सच्चाई का पता चल जाता है। वहीं मामा के बहुत समझाने पर ठाकुर परिवार और कुलदीप सिंह भारी मन से शादी के लिए राजी हो जाते हैं। ठीक है, हम शादी को तैयार हैं। ठीक है, अपनी बच्ची की इज्जत की खातिर हम इसकी शादी जगदीश से कर देंगे। 3 महीने बाद मुहूर्त देखकर बिना किसी धूमधाम के आरती और जगदीश की शादी करवा दी जाती है। शाम को आरती दुल्हन के जोड़े में रोती हुई हवेली पहुंचती है। देखा दीदी, बिना कुछ सोचे समझे, बिना जान पहचान के रातों रात शादी हो गई। जरूर दाल में कुछ काला है। आजा अंदर आजा, इस घर में पैर रखते ही अपनी ये रोनी सूरत ठीक कर ले। हमारे यहाँ हमारी मर्जी चलती है, जैसा हम कहेंगे वैसा ही करना पड़ेगा। मर्जी आपकी चलेगी ही माँ जी, हमें सब पता है कि अंदर क्या खिचड़ी पकी है। ये शादी नहीं, जगदीश भैया के कुकर्मों को छिपाने का तरीका है। घंटे की शादी, जबरदस्ती की आफत मेरे गले पड़ गई है। सीधे अपने कमरे में जा और मेरे सामने मत आना। आरती रोती हुई हवेली के अंदर कदम रखती है।
दोस्तों, आपको क्या लगता है, हवेली में आर्ची का सामना एक नरक से होने वाला है या जिंदगी बदलने वाली है? कमेंट में बताइएगा। वैसे शादी के अगले दिन आर्ची लाल साड़ी में आंगन में बैठी है, तभी रागिनी का 4 साल का बेटा और मोहिनी का गोद का छोटा बच्चा घुटने के बल वहां आते हैं। तभी वहां रागिनी और मोहिनी आ जाती हैं। चाची चाची, आप बहुत सुंदर हो। आप हमारे लिए खेलने वाली गुड़िया लाई हो क्या? अरे चाची नहीं है तुम्हारी, ये तुम्हारी ताई जी है, तुम्हारे ताऊ जी की नई नई ब्याह कर आई पत्नी। चलो दूर हटो इनसे। हाँ, घंटे की ताई जी। अरे जबरदस्ती की आफत पड़ी हुई है मेरे गले। बच्चों, दूर रहो इस कलमुही से, कोई पास नहीं जाएगा इसके। जगदीश सुनाकर बाहर चला जाता है। रागिनी और मोहिनी भी अपने बच्चों को लेकर कटी कटी सी वहां से चली जाती है। आर्ची की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस घर में मुझे कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि मेरी देवरानी को लगता है कि मैं जगदीश की गर्लफ्रेंड थी और जानबूझकर जबरदस्ती इस घर में शादी करके घर आई हूँ। इन्हें मेरे साथ हुए हादसे का पूरा सच पता नहीं है। दोपहर का समय है और भयंकर गर्मी पड़ रही है। सास सुमित्रा देवी जानबूझकर रसोई का पंखा बंद करवा देती हैं और आर्ची को अकेले चूल्हे पर भारी खाना बनाने के लिए खड़ा कर देती हैं। आर्ची पसीने से तरबतर है। ओए महारानी, हाथ जरा तेजी से चला। ठाकुरों के घर में आई है, या मुफ्त की रोटियां तोड़ने को नहीं मिलेगी। वैसे भी फोकट के ब्याह में आई है। फूटी कौड़ी का दहेज तो तेरा बाप दिया नहीं। माँ जी, मैंने सारा खाना बना दिया है, बस रोटियां सेक रही हूँ। रसोई में बहुत गर्मी है, क्या मैं पंखा चला लूं? बड़ी आई पंखा चलाने वाली, चुपचाप काम कर। सुमित्रा जी चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकालती हैं और आर्ची के हाथ पर छुआ देती हैं। माँ जी, मेरा हाथ जल गया, प्लीज ऐसा मत कीजिए। नाटक मत कर, जरा सा हाथ क्या हुआ, आसमान से पर उठा लिया। हाँ माँ, सही कह रही हो, ना दहेज लाई ना लक्षण है इसमें, बस फोकट का राज करने आ गई है यहाँ। आर्ची अपना जला हुआ हाथ पकड़कर रोने लगती है। तभी अचानक आर्ची का जी मिचलाने लगता है और उसे जोर जबरदस्ती से उल्टियां आने लगती हैं। वो रसोई के कोने में बैठकर उल्टी करने लगती है। आर्ची की ये हालत देखकर रागिनी और मोहिनी रसोई में आती हैं। अरे भाभी, ये अचानक आपको क्या हो गया? इतनी उल्टियाँ क्यों हो रही है? शादी को तो अभी सिर्फ 2-3 ही दिन हुए हैं और भाभी को अभी से उल्टियाँ? माँ जी, कहीं भाभी पहले से ही? सास और नागिन भी हैरान होकर आर्ची को देखने लगती हैं। आर्ची बेहोश होने की हालत में आ जाती है। आर्ची को कमरे में लिटाया गया है। ठाकुर परिवार ने बदनामी के डर से गांव के सरकारी डॉक्टर को न बुलाकर शहर से एक लेडी डॉक्टर को बुलाया है। लेडी डॉक्टर आर्ची की जांच करके कमरे से बाहर आती है। बाहर ठाकुर, ठकुरानी, मामा, रागिनी और मोहिनी खड़े हैं। ठाकुर साहब, मुबारक हो, आपकी बड़ी बहू माँ बनने वाली है, लेकिन ध्यान रखिए इनकी हालत बहुत कमजोर है। अरे डॉक्टर साहब, शादी को तो अभी जुम्मा 4 दिन हुए हैं और आप अभी से मुबारकबाद दे रही हैं। माँ जी, शादी भले ही 4 दिन पहले हुई हो, लेकिन बहू 3 महीने की प्रेग्नेंट है। भारी कमजोरी है इन्हें, कोई दिमागी तनाव मत दीजिएगा, मैं दवाई लिख देती हूँ। लेडी डॉक्टर दवाइयां देकर चली जाती है। डॉक्टर के जाते ही, देखा दीदी, मैं ना कहती थी कि ये लड़की ही चालू है। 3 महीने से बड़े भैया के जाल बुन रही थी और जब पेट में पाप पलने लगा तो जबरदस्ती शादी करके इस हवेली में आ बैठी। हाँ मोहिनी, मुझे तो पहले ही शक था। इसके पापा तलवार लेकर क्यों आए थे, अब समझ में आया है। अपनी कुलच्छनी बेटी का पाप छुपाने आए थे वो ठाकुरों के घर। रागिनी और मोहिनी गुस्से में आर्ची के कमरे की तरफ बढ़ती हैं ताकि उसे खरी खोटी सुना सके। आर्ची कमरे में बिस्तर पर बैठी रो रही है। चोरी, बड़ा भोला चेहरा बनाकर बैठी है सुबह से। अब अपनी नौटंकी बंद कर, भगवान से डरती है ना तू? फिर 3 महीने का पाप पेट में पालकर हमारे सीधे साधे बड़े भैया के गले क्यों पड़ गई? रागिनी दीदी, मोहिनी, भगवान के लिए मुझे ऐसा मत कहो। मैं कसम खाती हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं तो कोई शादी भी नहीं करना चाहती थी। तो फिर ये 3 महीने का बच्चा कहाँ से आ गया? क्या बड़े भैया तुम्हारे बॉयफ्रेंड थे? साफ साफ बोल। नहीं मोहिनी, मैं तो उन्हें जानती तक नहीं थी। उस रात मैं ऑफिस से आ रही थी, मुझे कोई साधन नहीं मिला। उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया, वो शराब के नशे में धुत थे। उन्होंने सुनसान रास्ते पर ले जाकर मेरे साथ मेरी आबरू लूट ली। मेरे पापा तो न्याय मांगने आए थे, लेकिन तुम्हारी इस हवेली वालों ने अपनी बदनामी और बड़े बेटे को जेल से बचाने के लिए मेरे पापा को मजबूर किया और मेरी शादी इस दरिंदे से करा दी। आरती का सच सुनकर रागिनी और मोहिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनका गुस्सा पल भर में गायब हो जाता है और उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू आ जाते हैं। हे भगवान, भाभी हमें माफ कर देना। हमने आपके बारे में क्या क्या गलत सोच लिया। आप तो खुद एक मजलूम हो, आपके साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है।
हाँ भाभी, हमें सच में माफ कर दो। इस घर में सबके सब कसाई हैं, लेकिन आप चिंता मत करो भाभी। आज के बाद हम दोनों आपकी ढाल बनकर रहेंगी, कोई आपको हाथ भी नहीं लगा पाएगा। हाँ भाभी, हमें अपनी जेठानी के रूप में एक बड़ी बहन मिल गई है। आज से इस घर का सारा काम हम दोनों करेंगी। आप बस आराम करोगे और अपने बच्चों का ध्यान रखोगी। तीनों देवरानी जेठानी रोते हुए एक दूसरे के गले लग जाती हैं। तो दोस्तों, क्या आगे चलकर देवरानी जेठानी का यही अटूट प्यार ससुराल वालों की रातों की नींद उड़ाने वाला है? क्या लगता है आपको? कमेंट में बताइएगा। तो अब शादी के कुछ दिन बीत चुके हैं। आर्ची बिस्तर पर बैठी है। प्रेगनेंसी और कमजोरी की वजह से उसके पैरों में काफी सूजन आ गई है। रागिनी गर्म पानी का तसला और कपड़ा लेकर कमरे में आती है और मोहिनी तेल की शीशी लेकर आती है। दोनों आते ही आर्ची के पैरों के पास बैठ जाती हैं। अरे रागिनी, मोहिनी, ये आप लोग क्या कर रहे हो? मुझे बहुत संकोच हो रहा है। प्लीज आप लोग हट जाओ, मैं खुद कर लूंगी। आप चुपचाप बैठी रहो। ज्यादा बोलोगी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। देखो तो पैरों में कितनी सूजन आ गई है। रागिनी गर्म पानी से आर्ची के पैरों की सिकाई करने लगती है। हाँ भाभी, रागिनी दीदी ठीक कह रही है। और बहनें आखिर किस लिए होती है? आप हमारी बड़ी बहन जैसी हो। लाओ अपने पैर इधर, मैं बढ़िया से तेल की मालिश कर देती हूँ, सारा दर्द गायब हो जाएगा। मैंने शादी से पहले हमेशा यही देखा था कि देवरानी जेठानी आपस में कैसे जानवरों की तरह लड़ती रहती है। मैं हमेशा सोचती थी कि मेरी शादी होगी तो मैं अपनी देवरानी को बहुत प्यार करूंगी, पर भगवान ने मुझे इस नर्क में तुम जैसी दो सगी बहनें दे दी। भाभी, खुशकिस्मत तो हम हैं कि जेठानी के रूप में हमें इतनी अच्छी बड़ी बहन मिल गई। अब आप बिल्कुल चिंता मत करना। आज ना मेरा मन गोला खाने का था। अच्छा तो चलो मैं लाती हूँ। आर्ची के मन करने पर भी मोहिनी बाहर बारिश में जाकर अपने लिए गोला लेकर आती है। ये लीजिए भाभी, ये देखो काला घट्टा और आम वाला गोला। चलो अब तीनों मिलकर एक साथ बैठकर खाएंगे और मजे से बात करेंगे। तीनों देवरानी जेठानी कमरे में एक साथ बैठकर हंसती मुस्कुराती हैं और गोला खाती हैं। नागिन खिड़की के पीछे खड़ी होकर तीनों को हंसते और गोला खाते देख रही थी। वो गुस्से में सुमित्रा जी के पास पहुंचती है। माँ, देख रही हो बाहर कितना प्यार और कितना लाड उमड़ रहा है इन महारानियों का। एक दूसरे के साथ तो ऐसे रह रहे हैं जैसे कुंभ के मेले में बिछड़ी हुई सगी बहनें हो। कहीं से लगती है देवरानी जेठानी। हाँ, देख तो मैं भी रही हूँ। जब से ये कलमुही आई है, इन दोनों छोटी बहुओं के सुर ही बदल गए। सारा दिन उसी की चाकरी में लगी रहती है। हमारे हिस्से का निवाला भी अब उसी के पेट में जाता है। हमने तो दुनिया भर में देवरानी जेठानी को सिर्फ हिस्से बांट के लिए लड़ते देखा है, पर यहाँ तो अलग ही दांत काटी रोटी चल रही है इन तीनों की। ठाकुर साहब, जब तक ये तीनों एक साथ है ना, हम इन तीनों में से किसी का एक का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर हमें तीनों को सबक सिखाना है तो सबसे पहले इनकी इस तिकड़ी में आग लगानी पड़ेगी। इनके बीच में फूट डालनी ही पड़ेगी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। इस नई वाली को ठिकाने लगाए बिना हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। पिछली वाली को जैसे रास्ते से हटाया था, वैसे ही इसके लिए भी कोई चाल चलनी पड़ेगी। लेकिन पहले इनकी एकता तोड़ो। सास ससुर और नागिन तीनों मिलकर अंदर अंदर गुस्से में बड़बड़ा रहे हैं। क्या ये लोग देवरानी जेठानी के प्यार को अपनी जलन से कम कर पाएंगे? क्या लगता है आपको? तो दोस्तों, रात का समय है। जगदीश शराब के नशे में धुत होकर कमरे में आता है और टेबल पर रखा खाने का बर्तन उठाकर फर्श पर फेंक देता है। अरे भाई कलमुही, क्या ये घटिया खाना बना कर रखा है? इस घर में पैर क्या रखा? खुद को सच में यहाँ की मालकिन समझने लगी है। मैंने खाना नहीं बनाया है। डॉक्टर ने मुझे आराम करने को कहा था, इसलिए रागिनी दीदी और मोहिनी दीदी ने मिलकर। चुप कर, उन दोनों को भी अपने जाल में फंसा लिया तूने। आज तो मैं तेरा ये सारा भूत उतार कर रहूंगा। जैसे ही पति आर्ची को मारने के लिए हाथ उठाता है, तभी अचानक रागिनी और मोहिनी दरवाजे को धक्का देकर कमरे में आकर जगदीश का उठा हुआ हाथ हवा में ही पकड़ लेती हैं। बस बड़े भैया, बहुत हो गया। आज के बाद अगर भाभी पर हाथ उठाने की हिम्मत भी की ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे रागिनी, तू मुझसे जुबान लड़ा रही है? इस घर का बड़ा बेटा हूं मैं, इसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा आज। बड़े भैया, आप भूल रहे हैं कि भाभी इस घर में अपनी मर्जी से नहीं आई है। आप जो उस रात को नीच कर्म करके आए थे ना, उसकी सजा भुगत रही है। अगर अब एक भी थप्पड़ मारा ना भाभी को, तो हम लोग अभी के अभी थाने जाकर आपके खिलाफ गवाही देंगे। तुम दोनों पागल हो गई हो? ठाकुरों की बहुएं होकर मेरे सामने अड़ रही हो? देख लूंगा तुम सबको। बड़ा बेटा गुस्से में कमरे से बाहर निकल जाता है। आर्ची रोते हुए अपनी दोनों देवरानियों के गले लग जाती है। अगली सुबह सुमित्रा देवी, ठाकुर और मामा तीनों बैठे होते हैं। तभी आर्ची हॉल से गुजर रही होती है और ससुर उसे आवाज देकर रोकते हैं। ओए आर्ची, जरा इधर आ।
देख, तो इस घर में बिना दहेज के फोकट में ब्याह कर आई है, हमारे खानदान की बड़ी बहू बनी है, तो कुछ रसूख भी देखना चाहिए। अपने बाप को फोन कर और बोल कि हमें एक नई गाड़ी और 10 लाख रुपए नकद चाहिए। बाबूजी, मेरे पापा एक सीधे साधे इंसान हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई मेरी पढ़ाई में लगा दी। अब उनके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? प्लीज उन पर तरस खाइए। तरस खाए? अरे लड़की, तू भूल रही है कि अगर हम चाहे तो तुझे अभी के अभी इसी वक्त चरित्रहीन घोषित करके घर से धक्के मारकर बाहर निकाल सकते हैं। हमारी तो समाज में बदनामी तो होगी तो होगी, हम तो कलंक छुपा ही लेंगे, पर तू अपना ये 3 महीने का पेट लेकर कहाँ जाएगी, सोच ले। सास और ससुर की ये बात सुनकर आर्ची अंदर से पूरी तरह से डर जाती है। वो कांपते हाथों से कोने में जाकर अपने पापा को फोन लगा रही होती है। रागिनी, मोहिनी सारा नजारा देख लेती हैं। देख रही हो दीदी, ये लोग कितने गिरे हुए हैं। अब भाभी को दहेज के नाम पर प्रताड़ित कर रहे हैं। हाँ मोहिनी, इनका दिमाग अब बहुत ज्यादा ठनक गया है। अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है। चलो आज इनका ये घमंड भी चूर करते हैं। आर्ची रोते हुए कोने में फोन पकड़कर खड़ी है। तभी रागिनी और मोहिनी आर्ची के हाथ से फोन छीनकर काट देती हैं और उसे अपने पीछे छुपा लेती हैं। ओए रागिनी, ये क्या बदतमीजी है? बहू होकर बड़ों के काम के बीच में टांग अड़ा रही है। फोन क्यों काटा उसका? बाबूजी, बदतमीजी हम नहीं, आप लोग कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप सबको, जो एक लड़की को डराकर उसके बूढ़े बाप से दहेज मांग रहे हैं। रे रागिनी, अपनी हद में रहे, हमारे घर का मामला है, तू ज्यादा बीच में मत बोल। फोकट की बहू आई है तो क्या हम अपनी मांग भी ना रखें? माँ जी, ये आपका घर नहीं, हम सबका घर है। और सुन लीजिए कान खोलकर, अगर आपने भाभी को दहेज के लिए एक शब्द भी बोला ना, तो हम दोनों आपके और बड़े भैया के खिलाफ दहेज, प्रताड़ना और घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज करवा देंगी। पुलिस सीधे अंदर लेकर जाएंगे आप सबको। अरे अरे बहू, शांत हो जाओ। अरे तुम लोग तो बात का बतंगड़ बना रही हो। ठाकुर साहब तो बस मजाक कर रहे थे। कोई दहेज वहेज नहीं चाहिए भाई, जाओ तुम लोग अंदर जाओ। रागिनी और मोहिनी आर्ची को संभालते हुए गुस्से में उसे अपने साथ कमरे के अंदर ले जाती हैं और उसके बाद माँ बाप पानी सिर से ऊपर जा चुका है। इन दोनों छोटी छिपकलियों ने आज हमारे सामने जुबान चलाई है। इस आर्ची को जिंदा रखा तो ये हमारे पूरे खानदान को जेल भिजवा कर ही दम लेगी। हाँ भाई साहब, कुछ करो। ये लड़की जब से आई है, हमारी दोनों बहुएं हमारे काबू से बाहर हो गई हैं। इस आर्ची का तो पत्ता साफ करना ही पड़ेगा। अरे ठाकुर साहब, गुस्सा नहीं, दिमाग चलाओ। अरे इस लड़की को मारना ही पड़ेगा, तभी दोनों बहुएं सीधे रास्ते पर आएंगी। और मारने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि किसी को शक न हो, सब इसे एक हादसा समझे। कैसा तरीका मामा, साफ साफ बताओ। कल सुबह जैसे ही आर्ची कमरे से बाहर निकलेगी, उससे पहले ही सीढ़ियों पर गाढ़ा तेल फैला देना। प्रेग्नेंट है, पैर फिसलेगा और सीधे नीचे गिरेगी। बच्चा भी खत्म और माँ भी खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम। वाह भाई साहब, क्या कमाल का आइडिया दिया है। कल सुबह ही पहली किरण के साथ ही इस आर्ची का खेल खत्म कर दूंगी खुद। तीनों मिलकर मुस्कुराते हैं और आर्ची को जान से मारने का खौफनाक प्लान पक्का कर लेते हैं। अगले सुबह के 4 बजे सुमित्रा देवी अपने कमरे से बाहर आकर चारों तरफ देखते हुए सीढ़ियों के ऊपरी हिस्से पर गाढ़ा तेल पूरी तरह फैला देती है। हाँ, बहुत अच्छा रही थी ना अपनी देवरानियों के दम पर। आज सुबह जैसे ही तू यहाँ से नीचे जाने के लिए पैर रखेगी, सीधे यमराज के घर पहुंचेगी। तेरा और तेरे इस 3 महीने के पाप का खेल आज यही खत्म। तेल फैलाने के बाद सुमित्रा देवी अपने कमरे में जाकर छुप जाती है। कुछ देर के बाद आर्ची दीवार का सहारा लेते हुए धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगती है। उफ, सुबह सुबह बहुत तेज प्यास लगी है। नीचे जाकर घड़े का ठंडा पानी पीती हूँ, वरना जी में चलने लगेगा। आर्ची सीढ़ियों के बिल्कुल पास पहुंच जाती है। वो जैसे ही अपना पहला कदम आगे बढ़ाने वाली होती है, तभी अचानक पीछे से रागिनी और मोहिनी दौड़ती हुई आती है। रागिनी चिल्लाते हुए आर्ची का हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लेती है। भाभी रुकिए, पैर आगे मत बढ़ाइएगा, पीछे हटिए। अरे क्या हुआ रागिनी दीदी, आप लोग इतनी सुबह ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? मैं तो बस पानी पीने जा रही थी। हे भगवान, ये तो पूरा तेल से फैला हुआ है। रागिनी नीचे झुकती है और सीढ़ियों पर हाथ लगाकर देखती है। उसका हाथ पूरे तेल से सन जाता है। हे भगवान, यहाँ तो पूरा तेल फैला हुआ है। भाभी, अगर रागिनी दीदी ने आपको सही वक्त पर नहीं रोका होता तो आप इस बच्चे के साथ सीधा नीचे गिर जाती और सब कुछ खत्म हो जाता। क्या तेल? सुबह सुबह यहाँ तेल किसने डाला? क्या मुझे और मेरे बच्चे को कोई मारना चाहता है? मुझे पता है ये किस कसाई का काम है। बाहर निकलो माँ जी, मुझे पता है आप अपने कमरे के पीछे छुपी हुई हो। बाहर आ जाओ।
रागिनी की तेज आवाज सुनकर सुमित्रा देवी घबराकर अपने कमरे से बाहर आती हैं। अरे क्या हुआ, सुबह सुबह इतना हल्ला क्यों मचा रखा है तुम लोगों ने? सोने भी नहीं देती हो। नाटक बंद करो माँ जी, ये तेल किसने फैलाया है यहाँ? आप सोच रही थी कि हम सो रहे हैं? हम रात भर सोए नहीं। हमें पता था कि कल की हार के बाद आप लोग कोई ना कोई नीच हरकत जरूर करोगी। बाबूजी, मम्मी जी, देख लो कान खोलकर। आज तो तुम्हारी एक खौफनाक चाल नाकाम हो गई, लेकिन याद रखना, अगर हमारी आर्ची भाभी पर या उनके बच्चे को भी एक खरोच आई ना, तो ये रागिनी और मोहिनी इस हवेली को शमशान बना देगी। हम सीधे पुलिस कमिश्नर के पास जाकर हत्या की साजिश का केस ठोकेंगे तुम तीनों पर। पहली चाल फेल होने पर सास और ससुर डर जाते हैं। अब वो आर्ची को मारने का दूसरा प्लान बनाते हैं। अगले दिन दोपहर का समय है। आर्ची रसोई में बैठी है। ले आर्ची, बहू तू प्रेग्नेंट है, तेरे शरीर में बहुत कमजोरी है। आज मैंने अपने हाथों से तेरे लिए बादाम वाली मीठी खीर बनाई है, जरा देख तो सही कैसी बनी है। धन्यवाद माँ जी, आप मेरे लिए इतनी तकलीफ। नहीं भाभी, मत खाइए इसे। खीर का कटोरा फर्श पर गिर जाता है। तभी हवेली की पालतू बिल्ली जमीन पर बिखरी हुई खीर को चाटने लगती है और कुछ ही सेकंड्स में बिल्ली तड़पने लगती है। हे भगवान, बिल्ली मर गई। माँ जी, आपने इस खीर में जहर मिलाया था, आप मुझे मारना चाहती थी। देखा भाभी, मैं कहती थी ना ये लोग कसाई हैं। आर्ची अपनी जान बच जाने पर मोहिनी के गले लगकर रोने लगती है, लेकिन सास हार नहीं मानती और शाम को रागिनी रसोई में पूरी सब्जी बनाकर बाहर जाती है। तभी सास चुपके से रसोई में आती है और सब्जी की कढ़ाई में मुट्ठी भर नमक मिला देती है। रात को जब सब खाना खाने बैठते हैं तो ये कैसा खाना बनाया है? पूरी सब्जी में इतना नमक किसने झोंक दिया? क्या मारना चाहती हो हमें? और ठाकुर साहब, रागिनी तो खाना बनाकर बाहर चली गई थी। उसके बाद रसोई में आर्ची आ गई थी। जरूर इसी ने सब्जी में नमक मिलाया होगा। नहीं माँ जी, मैंने सब्जी को छुआ तक नहीं, मैं तो बस पानी पीने गई थी। देख रागिनी, तू दिन रात इसकी सेवा करती है, इसके हिस्से का काम करती है, और ये तुझसे जलती है। ये चाहती है कि खाना खराब हो और सारा डांट फटकार तुझे मिले। देख ले अपनी जेठानी के लक्षण। रागिनी और मोहिनी सास की इस चाल को समझ जाती हैं और मुस्कुराने लगती हैं। माँ जी, अपनी ये बकवास बंद कीजिए। हमें अच्छे से पता है कि रसोई में नमक किसने मिलाया है। आप चाहे जितनी आग लगा लो, हमारे बीच की फूट कभी नहीं होने वाली। हम अपनी भाभी पर खुद से ज्यादा भरोसा करती हैं। सास का ये प्लान भी पूरी तरह से फेल हो जाता है। अगली सुबह जगदीश अचानक सुबह सुबह मुस्कुराता हुआ आर्ची के लिए लाल गुलाब का फूल लेकर आता है। आर्ची, मुझे माफ कर दो। अब तक मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन अब मैं सुधर गया हूँ। लो, ये गुलाब का फूल तुम्हारे लिए। आज से मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से नाश्ता करवाऊंगा। आर्ची को जिंदगी में पहली बार अपने पति का प्यार मिलता है। वो बहुत खुश हो जाती है और प्यार में पूरी तरह अंधी हो जाती है। जब रागिनी और मोहिनी उसे समझाने आती हैं तो वो उन पर ही भड़क जाती है। दीदी, समझो दाल में कुछ काला है। जो इंसान कल तक आपको मारता था, वो अचानक इतना अच्छा कैसे हो गया? ये कोई चाल है? चुप करो तुम दोनों बस मुझसे जलती हो। तुम नहीं चाहती कि मेरा पति मुझसे प्यार करे। अब मेरे पति सुधर गए हैं, मेरे सास ससुर अच्छे हो गए हैं। तुम दोनों ही इस घर में कलेश चाहती हो। आज के बाद मुझसे बात तक मत करना। आरती गुस्से में चली जाती है। रागिनी और मोहिनी उदास हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ सास और ससुर हॉल में बैठकर हंस रहे हैं। देखा ठाकुर साहब, हमारा प्लान कामयाब रहा। ये अनपढ़ लड़की पति के प्यार में अंधी हो गई और देवरानियों से लड़ बैठी। अब इसे कल सुबह नीलगिरी की पहाड़ी पर ले जाओ और हमेशा के लिए खत्म कर दो। हाँ, बिल्कुल पहली वाली पत्नी की तरह। उसे भी हमने ऐसे ही फंसाकर अपनी उसी नीलगिरी पहाड़ी से धक्का दिया था ना, अब उसका भी वही हाल होगा। रागिनी दीवार के पीछे खड़ी होकर अपने मोबाइल में सास ससुर की ये पूरी बातचीत और पहली पत्नी की हत्या का सच रिकॉर्ड कर लेती है। अगली सुबह रागिनी और मोहिनी सोकर उठती हैं। वो देखती हैं कि आर्ची के कमरे का दरवाजा खुला है और घर में कोई नहीं है। वो भागकर हवेली के नौकर के पास जाती हैं। ओए राबू, भाभी कहाँ है? बड़े भैया और माँ जी भी कहाँ हैं? इतनी सुबह? अरे छोटे मालकिन, बड़े मालिक और बड़ी मेम साहब तो सुबह सुबह ही कहीं बाहर घूमने निकल गए और उनके पीछे पीछे ठाकुर साहब और ठकुरानी भी गाड़ी लेकर गए हैं। दीदी, ये लोग भाभी को उसी नीलगिरी पहाड़ी पर ले गए हैं। हमें तुरंत पुलिस को फोन करना होगा और वहां पहुंचना होगा, वरना बहुत अनर्थ हो जाएगा। रागिनी तुरंत पुलिस को फोन लगाती है और सारा सबूत बताती है। दोनों देवरानी अपनी गाड़ी में बैठती हैं और तेज स्पीड में नीलगिरी घाटी की तरफ निकल जाती है। ये दृश्य यहीं समाप्त होता है। गहरी खाई के बिल्कुल किनारे पर आर्ची खड़ी है। उसका पति, सास, ससुर और मामा उसे चारों तरफ से घेरे खड़े हैं।
आप लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? आप तो मुझसे प्यार करते थे ना, प्लीज मेरे बच्चे पर तरस खाइए। घंटे का प्यार? अरे अनपढ़ लड़की, तू बिना दहेज के इस घर में आई और हमारी बहुओं को हमारे खिलाफ भड़का दिया। तुझे क्या लगा मैं तुझसे प्यार करता हूँ? तुझे मांग का सिंदूर चाहिए था ना। इस घर में बिना दहेज के कोई औरत नहीं रह सकती। तुझे पता है, इससे पहले भी ठाकुर साहब के बेटे की शादी हुई थी, वो मरी नहीं थी, उसे भी हमने इसी पहाड़ी से धक्का देकर मार डाला था। आज तेरा भी वही हाल होगा। चलो मामा, धक्का दो इसे, खेल खत्म करो। जैसे ही ठाकुर आर्ची को धक्का देने के लिए हाथ बढ़ाता है, तभी अचानक पुलिस की गाड़ियां वहां पहुंचती हैं। रागिनी और मोहिनी भी दौड़ती हुई आती हैं। रुक जाओ कसाईयों, तुम्हारे जुर्म का घड़ा भर चुका है। ए ठाकुर साहब, हाथ ऊपर कर लो। तुम्हारी बहुओं ने तुम्हारी सारी बातचीत और पहली पत्नी की हत्या का कबूलनामा रिकॉर्ड कर लिया है। हमने खुद अपने कानों से तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। अब तुमको जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। पुलिस वाले झपट कर ठाकुर, सुमित्रा देवी, बड़े बेटे और मामा को पकड़ लेते हैं और उन्हें हथकड़ियां पहनाकर लेकर चले जाते हैं। उसके बाद मुझे माफ कर दो मेरी बहनों, मैं पति के झूठे प्यार में अंधी हो गई थी और तुम जैसी देवरानी ऊपर शक कर बैठी। अगर आज तुम दोनों पुलिस को लेकर नहीं आती तो मेरा और मेरे बच्चे का खात्मा हो जाता। भाभी ऐसा मत कहो, देवरानी जेठानी का रिश्ता तो सगी बहनों से बढ़कर होता है। हमने कसम खाई थी कि हम आपकी ढाल बनेगी। हाँ भाभी, इस गलत और जालिम ससुराल का तो अंत हो गया। वो सब जेल पहुंच गए। अब हम सब मिलकर अपने बच्चों को पालेंगे और दुनिया के सामने प्यार की एक अनोखी मिसाल कायम करेंगे। तीनों देवरानी जेठानी मुस्कुराते हुए एक दूसरे का हाथ थामती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या ये कहानी यहाँ एक खूबसूरत मोड़ पर समाप्त होती है या फिर अभी भी कुछ बाकी है?